नमस्कार मित्रों, मैं रमा शर्मा जापान से आपकी अपनी जानी पहचानी लेकिन रूबरू पहली बार या दूसरी बार हो रही हूँ। सुजीत कुंतल जी ने ना जाने कैसे मुझे ढूंढा, कैसे किया और ढूंढ कर लाए। कहते हैं कि आपको यहाँ आना है, अपने ग्रुप में अपने देश के लिए कुछ बोलना है, तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ। मैं रमा शर्मा जापान पहले नहीं थी, पहले मैं भारत की थी। वहीं पैदा हुई, बड़ी हुई, शादी हुई, बेटा भी वहीं हुआ। लेकिन थोड़े जैसे शादी होती है लड़की की, हालात बदले, मेरे भी बदले। पति यहाँ आए तो मैं भी आ गई, बेटे को ले आई। दूसरा बेटा यहाँ हुआ, बेटे की शादी हुई, फिर उसके बाद उसकी बेटी हुई, अब उसका बेटा भी हुआ। यानी कि अब यहाँ पे जापान में ही हमारा संसार रच बस गया। तो फिर मैं रमा शर्मा जापान बन गई आप सबके लिए। तो मेरे को सुजीत जी ने कहा कि आज आपने भारत के लिए बोलना है, भारत विश्व दर्शन ये सब बोलना है। तो मैं छोटी छोटी बातें करूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा आजकल कोई सुनता भी नहीं है और समझता भी नहीं है। छोटी बात हो, ठीक हो, दैट्स ऑल। मैं कहाँ की हूँ ये बता दिया। जन्म जालंधर में हुआ था क्योंकि डैडी रेलवे में थे, मैं भी रेलवे हॉस्पिटल में हुई। लेकिन डैडी की जॉब दिल्ली में थी, वो दिल्ली ले आए। मैं छोटी सी होंगी कुछ दिन की, तो दिल्ली में पली बड़ी, वहीं से शिक्षा ग्रहण की, वहीं मेरी शादी हुई। पति भी दिल्ली से थे, बिजनेसमैन थे, उनका अपना रेस्टोरेंट्स का बिजनेस था। वो बेटा हुआ तो वो जापान आए। उनके बाद छोटे बेटे को लेके मैं भी आ गई। तो नमस्कार कुलविंदर जी, आपके आने का भी बहुत बहुत आभार। यहाँ आए मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं। यहाँ आके मेरा एक और बेटा भी हुआ, अक्षित। बड़ा बेटा पायलट है, वो कतर एयरवेज में है, और छोटा बेटा स्टडी भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है। वो यहाँ पे इंजीनियरिंग का कर रहा है, पर मेरी तमन्ना अभी भी है, जिंदा है, उसको पायलट बनाने की। बाकी सब आपकी दुआएं चाहिए। बहू मेरी बहुत अच्छी है, नूतन। बिटिया है प्रिशा, और छोटा अब शार्विल हुआ है। ये तो हुई मेरी जानकारी, मेरी पर्सनल, जो मैंने अभी तक कभी फेसबुक पे कहीं पे भी शेयर नहीं की, आज फर्स्ट टाइम की। बच्चे मेरे, एक पायलट है, एक जॉब कर रहा है, और पति का रेस्टोरेंट बिजनेस है। और वो अब इतना उनका भी फैल गया है कि वो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस देश कभी उस देश। ज़्यादातर उनका ठिकाना बैंकॉक में रहता है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फूड को ज़्यादा लाइक करते हैं। इंडियन फूड को वैसे कौन नहीं लाइक करता। तो मैं, बच्चे बड़े हो गए तो अकेली हुई, तो मैंने अपना पहले वाला शुरू किया, लिखना। तो लेखन से आप सबके सामने फिर आई। तो मैं अभी अपने देश का, ये देखिए, हम लोग घर में रहने वाली महिलाएं हैं। घर में रहने वाली महिलाओं को ना बाहर आने का चांस बहुत कम मिलता है। यानी कि समाज, अपने घर के बाहर, देश से बाहर नहीं कह रही, अपने दायरे से बाहर आने का। मेरे को भी शायद मैं बाहर आ गई, लेकिन इस चीज के लिए मैं अपने एक मित्र, मेरे प्रकाशक है मेरी पहली बुक के, बहते पानी के साथ बहना के, माया अमृत जी, उनको देती हूँ श्रेय। उन्होंने मेरे को इतना किया, मेरे को इतना मोटिवेट किया कि रमा जी, नहीं, आप कर सकते हैं, आप में स्किल्स है, आप में क्षमता है, और जिस कारण आज मैं सामने बैठी हूँ। और दूसरे मेरे मित्र हैं कपिल देव जी, कपिल शर्मा जी, नॉट कपिल देव, कपिल कुमार, बेल्जियम जी। उनके साथ मैंने काफ़ी सालों से जान पहचान थी, लेकिन ये नवंबर दिसंबर में उनके साथ मैंने भारत का टूर लगाया। बहुत जगह हमारी साहित्यिक हुई संगोष्ठियाँ, बहुत अच्छा साथ रहा। और एक मित्र हैं सरन जी, वो कनाडा में रहते हैं, वो भी आए हुए थे। और एक सबसे खास आदरणीय हरीश नवल जी, जिन्होंने, जो मेरी पहली बुक के विमोचन पे आए थे, उन्होंने मेरा हमेशा हिम्मत बंधाई। और उस हिम्मत का ये परिणाम निकला, माया अमृत जी ने मुझे सामने लाए। तो मेरा दिल किया कि जब दुनिया मुझे जानने लगी है तो मैं भी कुछ करूं।
तो मैंने 3 बुक्स अपनी संपादित की। अपना अपना आसमान, अपने अपने सपने और अपनी अपनी धरती। क्योंकि औरतों की अपनी धरती होती है, अपना आसमान होता है और अपने ही सपने होते हैं जिनको कोई ज्यादा देखता भी नहीं है। राजेश श्रीवास्तव जी, आभार। उनको एक 4 दीवारी में कैद कर दिया जाता है। तो मैंने उन घरेलू औरतों को लेके ये पुस्तकें निकाली। आज वो जहां भी हैं, अगर सुन रही हैं, नहीं भी सुन रही, तो वो जानती हैं, अंदर से जानती हैं कि वो कहाँ पहुंच गई। मीनाधर पाठक को सब जानते हैं, कहानी बहुत अच्छी लिखती है, प्रिया वाछानी, और इस तरह और भी बहुत सी लेडीज हैं जो आसमान पे आज तारे बन के चमक रही हैं, बहुत उनका नाम कमा रही हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो उनकी अपनी क्षमता थी जो बाहर आई मुझे। लेकिन मैं मायामृग जी का आभार करती हूँ, हरीश नवल जी का, कपिल जी का, सरन जी का। ये सब मेरे अच्छे मित्र हैं और मेरी प्यारी सखियां जिन्होंने हमेशा चुगलबाजी की, दिल लगाए रखा। पति बाहर होते तो मैं तो बोर होती थी। हम लोग लिखते थे, कभी एक दूसरे की टांग खींचते थे, लेकिन मजा आता था वो भी। अब क्या है कि फेसबुक पे हम लोग आई बहुत कम पाते हैं, व्हाट्सएप पे ही जिंदगी चलती है। लेकिन हमारा मुद्दा है मेन भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन के लिए ही मैं आपको ये सब बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर हमें कोई करता है, बाहर लाता है, भारतीय संस्कृति में क्या आता है? पहले तो यह है कि पहले औरतें घर में ही रहती थी, लेकिन आजकल की नव पीढ़ी जो है, जो लड़कियां हैं, वो बाहर आ रही हैं। लेकिन हमें दूसरों को भी बाहर लाना है। जो हमें दिखता है, हमारी गली मोहल्ले में भी कोई हो, हम अगर जो उसके लिए कर सके, उसमें एफर्ट्स हैं, वो स्किल्स हैं, तो हम उसको कुछ कर सके, बाहर ला सके, तो जरूर अच्छा है। बाकी देखिए, विश्व दर्शन पे, भारत की संस्कृति पे आप हर जगह पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। उसमें मैं कुछ खास बोलूँ तो आप बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन क्या है। मैंने यहाँ आके क्या किया, फिर मैंने यहाँ आके हिंदी पढ़ानी शुरू की। जो भी कोई मेरे से हिंदी पढ़ना चाहता है, कभी यहाँ पे ट्यूशन फीस बहुत है। एक्चुअली 30 साल पहले जब आई थी तो 1 घंटे के 5,000 येन मिलते थे। 5,000 येन मतलब आपका हो गया 3,500 रुपया भारत का। लेकिन मैंने नहीं लिया कभी पैसा, एक भी नहीं लिया, ये तो ईश्वर जानता है। कोई मेरे से मेरी भाषा सीखे, बहुत अच्छा लगता है। अपना कल्चरल सेंटर भी चलाया और चलाती हूँ। अपनी ई पत्रिका मेरी चलती है, लेकिन जो भी करती हूँ मैं अपनी जेब से करती हूँ। और मैं कोई बड़े गिने चुने बहुत नामी सितारों को नहीं लेती हूँ बुक में। जो घर से आती हैं, छोटी छोटी लिखती है, उनको लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने प्रमोट किया था, तो मैं आज यहाँ एक अच्छी जगह पे पहुंच पाई, अपना एक जगह बना पाई। तो मैं भी वही कर्ज चुकाती हूँ। एक ये चेन बनानी है हमें। मेरी संस्कृति, हमारी देश की यही कहती है, हमने ये एक चेन बनानी है। चेन कैसे बनेगी? अगर हम एक दूसरे से हमदर्दी करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, ना कि एक दूसरे की टांग खींचेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे को कहते हैं नहीं, अगर इसको पता चल गया ये तो मेरी जगह पे आगे आ जाएगा, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। ये मेरे मित्र कपिल जी से मैंने सीखा। 1-2 बार मुझे लगा वो मेरे से नाराज हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट डे जब मिले तो मैंने पूछा, मैंने कहा, वो कहते हैं रमा जी चाहे जो भी हो, मैं नाराज भी हूं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करूंगा कि आपकी आगे बढ़ती हुई लाइन को काट दूंगा। और अब मुझे विश्वास होता है, अपने हर मित्र को मैं जानती हूँ, अपनी सखियों को भी जानती हूँ, अपने परिवार को भी जानती हूँ। मेरे बच्चों ने कभी मुझे नहीं रोका। मेरी बहू भी मुझे कहती है नहीं मम्मी आप करो, आप आगे आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को भी नाज होगा कि घर में बैठे आपकी स्किल्स को कौन जानेगा। तो मैं यहाँ जब कहीं भी जरूरत होती है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जापान चाहे नंबर 1 देश है, लेकिन तब भी यहाँ प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे भी गरीब होते हैं, यहाँ पे भी सास बहू के झगड़े होते हैं, लेकिन हाँ सामने नहीं आ पाते। तो उनको, क्योंकि मैं रह रही हूँ तो समझ आ जाता है। तो उसके लिए मैं जाती हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ता है, किसी को समझाना, किसी को करना, किसी को अपने कल्चरल सेंटर में इनवाइट करना, उसको साड़ी बनाना सिखाना से पहनना, किसी को बिंदियाँ गिफ्ट करना, अपने बिंदी की इम्पोर्टेंस बताना, क्या महत्व है इसका, हमारे लिए सिंदूर का क्या महत्व है। जब भी मेरे लगा होता है तो पहले बेटा जब मेरा छोटा था, ये आज से 25-26 साल पहले की बात है,
मैं पीटीए मीटिंग में गई, उन्होंने मेरा सिंदूर लगा देखा, कहते ये चोट लगी है आपको? मैंने कहा ये चोट नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हमें सिंदूर लगाते हैं, सुहागन स्त्री लगाती है। तो इस तरह फिर उनको भी अच्छा लगा। फिर किसी को इस तरह के मैंने गिफ्ट देने शुरू किए, तो मेरा अपना एक सोशल सर्कल बनता गया। तो उसमें मैंने अपने देश को जहां तक हो सका किया और करती हूँ, और ये ही मेरे जीवन का अब लक्ष्य बन चुका है। जब मैं कनाडा गई, मेरा बेटा, बड़ा बेटा तब वहाँ पे पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था, और छोटा अभी बहुत छोटा था, उससे 12 साल का दोनों भाइयों का फर्क है। वो छोटा जो है वो 4-5 साल का था, उसको लेके गई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पंजाबी चलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा जन्म जालंधर में हुआ है, ऑब्वियसली मैं पंजाबी हूँ। तो पंजाबी देखी तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पंजाबी को नंबर 2 की लैंग्वेज गिना जाता है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना है तो आप पंजाबी में भी दे सकते हैं टेस्ट, इंग्लिश जरूरी नहीं है। लेकिन किसी और देश में ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं जापान में, बेसिकली तो मैं जापान की हूँ, तो मैं जापान में क्यों नहीं करूँ ऐसे। मैंने ये शुरू किया, हिंदी को आगे बढ़ाया। आज यहाँ यूनिवर्सिटी, मेरे करने से नहीं, लेकिन यहाँ और भी लोग ऐसे हैं, जापानी लोग भी बहुत कुछ करते हैं हिंदी के लिए, और वो खुद आगे लेके आए हैं। अब यहाँ पे टोक्यो में एक कृष्णा मंदिर मिला, जैसे वो कहते हैं ना रेगिस्तान में सुई ढूंढना, इस तरह था जापान में मंदिर ढूंढना, मिला। गुरुद्वारा हमारे कोबे में भी है, लेकिन छोटा सा है, किसी ने अपने घर को गुरुद्वारे का रूप दे रखा है। वहाँ गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन जाओ संडे के संडे वहाँ 2 घंटे के लिए ओपन होता है। जापानी जो लेडीज आती हैं वो पैसे लेते हैं, वो लंगर वगैरह बना देते हैं, बस थोड़ी देर के लिए होता है संडे के संडे। और मंदिर यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए खुलता है, इस्कॉन मंदिर है तो ऑब्वियसली वहाँ होगा। अब मैं वहाँ पे भी कोशिश करूंगी कि गीता का मैं कुछ कर सकूं, और जो मैं अपने कोशिशों में जरूर कामयाब होंगी, बाकी आपकी दुआएं चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को आगे नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। और भारतीय भाषा में, भारतीय संस्कृति में ही ऐसी बात है जिसको सब अपनाना चाहते हैं। आज मोदी जी ने भी ये साबित किया है। देखिए किसी देश में ऐसा नहीं हुआ, इतनी बड़ी जनसंख्या जहां पे कोरोना को काबू करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने किया, करके दिखाया, क्योंकि उस अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मैंने भी वही निश्चय किया और कर रही हूँ। हमारी संस्कृति किसी से कम नहीं। आप ये बताइए, आपने जो देखा हो, किसी और कंट्री को देखा है कि अपनी भाषा के लिए वो कर रहा है? हम करते हैं अपनी भाषा के लिए, हिंदी के लिए। हम सब भारतीय लगे हुए हैं, जिस जिस देश में रह रहे हैं वहां हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन और कौन है? कोई जर्मन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है इंग्लिश सबको आती है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन और कितनी भाषाएं हैं? जर्मन आ रही है क्या? क्या फ्रेंच को भी आप सीखते हैं, लेकिन वो उनको प्रमोट नहीं कर रहे। हम प्रमोट कर रहे हैं हिंदी को, क्योंकि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति सबसे अलग है। तो मैं आपको अपनी 1-2 कविताएं भी सुनाऊंगी। पहले मैंने बचपन में एक लिखी थी, वो सुनाती हूँ ताकि मैं ज्यादा ना बोलती जाऊं। मेरी वो कविता है, जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है, अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। इसी कविता को अपना मूल मंत्र बनाकर मैं चलती रही हूँ और चलती रहूंगी कि अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है, लेकिन अपने रहने को घर बंदर बना ना पाया है। जब जब भीगा वर्षा में वो मन ही मन पछताया है। इस तरह हमने भी धीरे धीरे चलकर ही हिंदी को एक मुकाम दिलवा दिया है, अपने देश को एक मुकाम दिलवा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी की कोशिशों से हमारा देश का देखिए कितना वो हो चुका है, कितना नाम, कितना अच्छा होता है, गर्व महसूस होता है जब उनके बारे में कहते हैं जी उन्होंने ये किया। आज उन्होंने इतने बड़े देश में कोरोना को किस तरह फैलने से रोका, नहीं तो यहाँ कितने, हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी तेजी से फैलता और रोकना मुश्किल हो जाता। और फिर ये बीमारी जो है पूरे देश ही नहीं दुनिया को ले डूबती, क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है। तो इसके लिए मैंने एक लिखी है कविता। वैसे आज मातृ दिवस है, आप सबको शुभकामनाएं मातृ दिवस की।
तो पहले मैं अपनी मम्मी के लिए सुनाती हूँ। बहुत याद आती हो तुम माँ, बहुत याद आती हो तुम माँ, याद आता है वो तेरा डांटना, फिर प्यार से पुचकारना, मेरी जिदों को मानना, मेरी गलती को भी छुपा लेना। माँ ऐसी होती है ना। बालों में जबरदस्ती तेल डालकर कसकर 2 चोटियां बनाना। मेरी मम्मी ना अभी भी मुझे देखते हैं तो कहते हैं तू बाल नहीं बांधती। मम्मी वैसे ही होते हैं ना। कैसे अब तेरे बाल संवारने कैसे आऊं, बहुत बूढ़े हो गए वो। तेरे बाल संवारने कैसे आऊं, कैसे अपने हाथों से निवाले तुझे खिलाऊं। मेरी हर जरूरत तू पूरी करती थी, आज तुझे मेरी जरूरत है। तेरे कमजोर हाथों को मेरे हाथों की जरूरत है। कितना मजबूर पाती हूँ खुद को, कितना मजबूर पाती हूँ खुद को, जब जा नहीं पाती तेरे पास। घुट ही जाती हूँ अंदर ही अंदर, जब तेरी बूढ़ी आंखों की आती है याद। जब तेरी बूढ़ी आंखों की आती है याद। मर जाती हूँ मैं अंदर ही अंदर, तेरी याद में तड़प जाती हूँ। मर जाती हूँ मैं अंदर ही अंदर, तेरी याद में तड़प जाती हूँ। हर वक्त मन डरता है मेरा, हर वक्त मन डरता है मेरा, बस एक बार और देख लूं चेहरा तेरा। ये लालच जाता नहीं मन से, बस एक बार और देख लूं चेहरा तेरा। मेरा ये वादा ना तोड़ना माँ, मेरा ये वादा ना तोड़ना माँ, मुझे इस दुनिया में तन्हा ना छोड़ना माँ। मर जाऊंगी मैं अगर तूने साथ छोड़ा, जी नहीं पाऊंगी तुझ बिन अगर तूने ये वादा तोड़ा। मेरे लिए ही अपनी सांसों की माला को सहेजे रखना। इसी आस पर, इसी विश्वास पर तुझसे दूरी सहती हूँ। तू मेरी प्यारी माँ है, मैं तुझ में ही रहती हूँ। तू मेरी प्यारी माँ है, मैं तुझ में ही रहती हूँ। ये है मेरी माँ के लिए आज चंद शब्द। बाकी आज के लिए जो हमारा जो चल रहा है अभियान, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसको मोदी जी ने बहुत ही अच्छा चलाया है। इसी में भारत का सभी विश्व दर्शन भी आ जाता है, आधुनिक भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, प्रवासी भी। इसी में सब कुछ का एक ही निचोड़ है, हमें अपने देश को, अपनी बात संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना, किसी के नीचे नहीं समझना। अगर हम ही नीचे समझेंगे तो कोई और हमें कैसे ऊपर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सब झुकाने के लिए लगते हैं, सब पैर खींचते हैं, कोई पुश नहीं करता। आज की ये जो बीमारी चल रही है, जीवन दायिनी या महामारी, उसके ऊपर मैंने लिखा है टूट रहे रिश्तों को जोड़ दिया। ये रिश्ते टूट रहे थे, फेसबुक व्हाट्सएप पे सब बच्चे क्या, घर का एक एक मेंबर, स्त्रियां तक लग गई थी। टूट रहे रिश्तों को जोड़ दिया, सुनसान हो रहे घरों में कह कहे गुंजा दिए। नगरों को सूना कर दिया मगर, नगरों को सूना कर दिया मगर। मोनिका शर्मा वेलकम। नगरों को सूना कर दिया मगर घरों को रोशन कर दिया। पति पत्नी फिर से मुस्कुराने लगे, पति पत्नी फिर से मुस्कुराने लगे, एक दूसरे से चुपके से नजरें मिलाने लगे। हैरान से घर में सब लोग, क्योंकि हर वक्त कोई दिखता नहीं था ना, बच्चों को भी ये नजारा दिखता नहीं था। हैरान से घर के सब लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे, बच्चे भी ये देख खुल के हंसने लगे। बदला कैसे समय देखो, बदला कैसा समय देखो। बच्चे बड़े बूढ़े भी हैरान रह गए, बड़े बूढ़े भी हैरान रह गए। कहाँ जब सब उनकी कदर करने लगे, जब सब उनकी कदर करने लगे। कहाँ रहते थे नौकरों के भरोसे, क्योंकि सभी जॉब पे जाते हैं, तो घर के जो बुजुर्ग हैं वो नौकरों के ही हवाले होते थे। अब तो बहू बेटे अपने हाथों से सेवा करने लगे। ये कमाल हो गया। लौट आया पुराना समय फिर से, लौट आया पुराना समय फिर से। सब फिर से एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। बेटियां बहुएं सब रसोई में जा घुसी। देखिए यूट्यूब पे कितने चैनल चल रहे हैं कुकरी के। बेटियां बहुएं सब रसोई में जा घुसी, नित नए पकवानों की सुगंध से घर महकने लगे। पोते पोतियों के शोर से घर गूंज उठा, बुढ़े दाता भी झूठी झिड़की लगाने लगे। पहले तो कोई पूछता ही नहीं था, बच्चे आते थे वो अपने व्हाट्सएप पे घुस जाते थे, लेकिन अब इकट्ठे हैं। बुढ़े दादा भी झूठी झिड़की लगाने लगे। मंद मंद मुस्काती दादी के चश्मे खुशी के आंसुओं से
धुंधलाने लगे। ये उल्टी गंगा कहाँ से और कैसे बह निकली, महामारी अब जीवनदायिनी सी लगने लगी। कुदरत के भी खेल न्यारे हैं, महामारी ने जोड़े कितने रिश्ते सारे हैं। महामारी ने जोड़े कितने रिश्ते सारे हैं। अब आप बताइए ये ठीक है कि गलत है। कुछ दिन हमें घर में रहना पड़ रहा है, कुछ हमें प्रिकॉशंस करनी पड़ रही हैं, हाथ धोने हैं, जो हमारी संस्कृति थी हाथ धो के खाना खाना, लेकिन अब आप घर के बाहर से ही, घर के बाहर जूते हम घर के अंदर किचन के अंदर नहीं लाते थे, अब वही करना है क्योंकि डर है कोरोना आ जाएगा। जूते घर के बाहर रखने हैं, हाथ धोने हैं, सब स्वच्छ रहना है। अगर आप बाहर से शॉपिंग भी जाइए नहीं, अगर जितना जरूरी है जाइए तो आइए पहले सीधे बाथरूम में जाके नहाइए, कपड़े अपने अलग से धोइए। देखिए सब कुछ पुराना समय लौट आया, जो हमारी मम्मी के टाइम का था सब वो ही समय लौट आया। कहते हैं काल चक्र फिर से दोहराता है। आप फिर से रामायण और महाभारत देखने लगे, हमारी संस्कृति के जय जयकार होने लगे हैं। तो हम कैसे पिछड़े हो सकते हैं? हमारा देश पिछड़ा नहीं है, हमारा देश गरीब नहीं है। गरीब पैसों से नहीं होता, गरीब दिल से होता है, गरीब सोच से होता है। हम गरीब नहीं है, हम बहुत अमीर हैं। हमें देख के विदेश जो हैं, विदेशों में ये सब चल पड़ा है, सब हमारे देश की ओर देखते हैं। यही हमारा विश्व दर्शन है, यही हमारा आधुनिक समाज है, यही हमारा परिवेश है, यही हमारा भारत है और यही हम हैं। इसे हमने जागृत बनाना है। बाकी आप सब अगर पालन कर सके तो बहुत शुक्रिया। इस महामारी को जीवनदायिनी जो बना है, लेकिन अक्सर तो हमने इसको रोकना है, अक्सर तो हमने इसको रोकना है। उसके लिए भी मैं आपको 2 लाइनें सुना देती हूं, अगर आप बोर नहीं हो रहे मेरे से तो। ये अभी मैंने लिखी बुद्ध के लिए, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले ही बुद्ध जयंती थी। तो मैंने लिखा, कहाँ छिपे हो बुद्ध बाहर आओ, कहाँ छिपे हो बुद्ध बाहर आओ, चारों ओर घूम रहा अंगुलीमाल फिर से। ये जो कोरोना है ये अंगुलीमाल ही है। चारों ओर घूम रहा अंगुलीमाल फिर से, आज का अंगुलीमाल महामारी बन गया है, चारों ओर फैली बीमारी बन गया है। नहीं डरता वो अब किसी से, नहीं डरता अब वो किसी से, पहले डाकू था अब रोग बन गया है, पहले डाकू था अब रोग बन गया है, बच्चे बूढ़ों के लिए श्राप बन गया है, क्योंकि इन सबको पहले इन्फेक्ट करता है ये। नहीं डरता नहीं रुकता नहीं काबू में वो किसी के, वो हवा में फैली महामारी बन गया है, गले में उसके फिर से लटक गई है माला। सबको याद तो होगी ना ये कहानी। गले में फिर से उसके लटक गई है माला, वो हर एक सांस पे भारी पड़ गया है। नहीं रुक रहा नहीं थम रहा किसी से, वो फिर से जा छिपे हैं घर में, फिर से जा छिपे हैं सब घर में, वो दानव फिर से हाहाकारी बन गया है। तुमने बदल दिया था उसे पहले भी, तुमने बदल दिया था उसे पहले भी, अब भी रोक दो उसे आकर, करो विनाश इस महामारी का, ये बहुत प्रलयकारी बन गया है। नहीं मिलता कोई प्रेम से गले अब, नहीं मिलता कोई प्रेम से गले अब, नहीं मिलाता कोई प्रेम से हाथ, सब रहते हैं एक दूजे से दूर दूर, सब रहते हैं एक दूजे से दूर दूर, अब दूर से ही नाक सिकोड़े करते हैं बात। मास्क लगाना पड़ता है ना। सबके मुंह पर एक मुखौटा सा लग गया है, सबके मुंह पर एक मुखौटा सा लग गया है। ये देख अंगुलीमाल हंस रहा है, ये देख अंगुलीमाल हंस रहा है, कहाँ छिपे हो बुद्ध बाहर आओ, चारों ओर घूम रहा अंगुलीमाल फिर से, ये अंगुलीमाल महामारी बन गया है, चारों ओर फैली बीमारी बन गया है। तो नहीं जानती आपको मेरी कविताएं कैसी लगती हैं, कैसी लग रही हैं, मेरी बात कैसी लग रही है, लेकिन जो भी है थोड़ी देर झेल लीजिए। सुजीत जी ने बुलाया है तो आप ये शिकायत सुजीत जी से कर सकते हैं, क्यों भाई इतनी वो बोरिंग को क्यों बुला लिया। तो मैंने एक पुकार कृष्ण से भी की है। त्राही त्राही मच रही चारों ओर, हो रहा है हाहाकार, आओ कृष्ण फिर से एक बार। त्राही त्राही मच रही, हो रहा है हाहाकार, आओ कृष्ण फिर से एक बार, बचा लो सारा संसार। अर्जुन को भी लाओ साथ, अर्जुन को भी लाओ साथ, सभी खड़े हैं बांधे हाथ, करो न दो दो हाथ करो न से,
करो ना दो दो हाथ कोरोना से, बस दूर से ही करना प्रहार, बस दूर से ही करना प्रहार। अब आ जाओ सबके पालनहार, अब के ना करना इनकार, बचा लो सारा संसार। हर बच्चा बूढ़ा है लाचार, हर कोई एक दूजे से छिप रहा, बातें करते हैं दूर दूर से, नहीं मिलाते एक दूजे से हाथ। संकट भारी पड़ रहा, पुकारे तुम्हें हर नर नार, बचा लो सारा संसार, आओ कृष्ण फिर से एक बार। प्रलय पर आऊंगा हमेशा, प्रलय पर आऊंगा हमेशा, करूंगा रक्षा हर दुर्बल की, नाश करूंगा हर दानव का, सबका सुखी रहेगा घर पार, ये वचन था तुम्हारा, ये वचन था तुम्हारा। आज करो पालन अब अपने वचन का, आ जाओ अब जल्दी से, बचा लो सारा संसार। मंदिरों के कपाट बंद हैं, मंदिरों के कपाट बंद हैं, कहाँ जाएं करने पुकार। क्या तू भी डर गया महामारी से, क्या तू भी डर गया महामारी से, जो बंद छुप गया है बंद करके द्वार, निकल बाहर और कर दे नाश, यही समय की है पुकार, बचा लो सारा संसार। आओ कृष्ण फिर से एक बार, बचा लो सारा संसार। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी आप सबसे, देखिए मैं दिल्ली से अगर जापान तक पहुंची, यहाँ रही, यहाँ रहने के लिए देखिए विदेश में रहना कोई आसान नहीं होता, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, अपने से दूर रहना पड़ता है, हर त्योहार को हम मिस करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि अब ये देश भी अपना ही हो गया है, अपने जैसा हो गया है। जो अब मिलते हैं, जैपनीज भी मिलते हैं जिनको मैंने हिंदी सिखाई, वो हिंदी में हाय हेलो करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। टाइम हुआ, वैसे मैं डालती नहीं, अब मैं जो भी सेवा करती हूँ, समाज सेवा या कुछ भी, मैं उसकी फोटोज नहीं डालती, खींचती ही नहीं हूँ। आजकल मैं देखती हूँ वहां पे जो कोई दान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सबको पब्लिसिटी कर रहे हैं। ठीक है, आपने वैसे करना है तो कहिए कि आइए आप करिए, दान करिए, लेकिन फोटोज डालने से क्यों? क्या आपने आपको प्रशंसा के लिए आप कर रहे हैं? वो तो भगवान देखता है, ये जरूरतमंद की दुआएं आपको देख लेंगी, फोटोज से कुछ नहीं होता। मैंने कभी फोटो नहीं डाली कि मैं जापान में क्या करती हूँ क्या नहीं करती, ना मैं इंडिया की डालती हूँ कभी कि मैंने किसी को क्या दिया क्या नहीं दिया, ये मैं जानती हूँ, या जिसको दिया दिया, जिसके लिए किया वो जानता है, या भगवान जानता है। प्रशंसा नहीं चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। भगवान ने क्या क्या नहीं किया हमारी संस्कृति में, देखिए बुद्ध को भगवान मानते हैं, हालांकि वो भगवान नहीं थे, वो एक इंसान थे, उनकी भी शादी हुई थी, उनका भी बच्चा हुआ था, उन्होंने छोड़ा उसे, संसार को उपदेश दिए, क्योंकि उनको लगा ये ज्यादा जरूरी है, मेरी पत्नी तो फिर मुझे समझ लेगी, मेरा बच्चा मुझे जान लेगा, लेकिन जो नादान है उनको ज्यादा उपदेश जरूरी है। आप भी कीजिए, लेकिन तस्वीरें नहीं डालिए। ये हमारी वो नहीं है कि किसी को, सामने वाले को हम नीचा दिखाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारा समय है, कल उसका भी आ सकता है, इसलिए अपनी संस्कृति को जागृत रखिए, अपने विचारों को उच्च रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, हंसाते रहिए, अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।